मित्रों, सुशील राकेश समग्र कहानी संग्रह का संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा जी ने किया। उन्होंने मेरी कहानियों पर अच्छा काम किया है और विचारणीय काम किया है। मैं उनके संपादकीय को पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। हो सकता है आपको भी पसंद आए, इसलिए साझा कर रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा के अनुसार भारतीय साहित्य के अंतर्गत हमें वेद और उपनिषद के अलावा संस्कृत एवं बौद्ध जातकों को में कहानियों का प्राथमिक स्वरूप देखने को मिलता है। ये प्राचीन युग की बात है। हिंदी के मध्य युग में भी अनेक कहानियाँ लिखी गईं, लेकिन इन कहानियों पर फारसी के वासनात्मक प्रेम का प्रभाव बना रहा। जहाँ तक हिंदी की सबसे पहली कहानी का सवाल है, हिंदी साहित्य के कुछ आलोचक ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की सबसे पहली कहानी मानते हैं, लेकिन उस कहानी में आधुनिक कहानी के लक्षण नहीं पाए जाते, बल्कि मध्यकालीन किस्सा गोई की छाप और अजीब सी सामाजिक तटस्थता पाई जाती है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की उपदेशात्मक कहानी राजा भोज का सपना और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की अद्भुत अपूर्व सपना कहानी को भी हिंदी की पहली कहानी होने का दावा किया जाता है, लेकिन इनमें कहानी लेखन के दृष्टिकोण का अभाव झलकता है। सन 1900 ईस्वी में प्रयाग की सरस्वती पत्रिका में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती और गुलबहार कहानी, मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, गिरजा दत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी, बंग महिला की दुलारी बाई, बृंदालाल वर्मा की राखी बंधु भाई तथा मैथिली शरण गुप्त की नकली किला और 99 का फेर आदि कहानियाँ प्रकाशित हुईं। हिंदी के कुछ विद्वान किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को हिंदी की पहली कहानी स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ विद्वान बंग महिला की दुलारी बाई कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी सिद्ध करते हैं। सन 1911 ईस्वी से लेकर आज तक का हिंदी कहानी साहित्य विषय व्यापकता, गंभीरता, कलात्मकता एवं शिल्प विधान की दृष्टि से उच्च और समृद्ध रहा। आधुनिक युग की हिंदी कहानी ने जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र अज्ञे और यशपाल आदि कहानीकारों का समय पार किया। प्रसाद जी की कहानी में हमें भावुकता और काव्यात्मकता के दर्शन होते हैं। प्रेमचंद कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा के प्रतिष्ठापक हैं। जैनेन्द्र की अधिकतर कहानियां मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से संबंध रखती हैं। उन्होंने स्थूल समस्याओं के स्थान पर आंतरिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक धरातल पर सहानुभूतिपूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने हिंदी कहानियों को एक नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दार्शनिक गहराई प्रदान की। अज्ञे पर फ्राइड के यौनवाद का प्रभाव है। उन्होंने दमित वासनाओं और कुंठाओं को उन्मुक्त चित्रण किया। यशपाल की कहानियों में यथार्थवादी दृष्टिकोण है और समाज की कुरीतियों की कटु आलोचना है। देश की आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य में नई कहानी का जन्म हुआ। सन 1950 ईस्वी से हिंदी कहानियों में असामाजिक भावनाओं के प्रति अनास्था, काम, कुंठा, संतरास, क्षणवाद, घुटन, निराशा तथा जीवन के प्रति वितृष्णा की अभिव्यक्ति होने लगी। ऐसी कहानियों को नई कहानी की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा। इसके बाद अन्य कहानी, सचेतन कहानी एवं अवचेतन कहानी लिखी गई। नई कहानी के रचनाकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, अमरकांत, अजित कुमार, शेखर जोशी, रेणु मार्कंडेय, अमृत राय, रघुवीर सहाय, मनु भंडारी, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी तथा गंगा प्रसाद विमल मुख्य मानी जाते हैं। नई कहानी के कथाकारों में प्रोफेसर सुशील राकेश का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपने समाज व देश की अनेक समस्याओं को लेकर कहानियों का सृजन किया। बेरोजगारी, अशिक्षा, संस्कृति, परंपराएं, सामाजिक असमानताएं और शोषणवादी प्रथाओं के विरोध को उन्होंने अपने कहानियों का विषय बनाया। उनकी कहानियों की उत्पत्ति घरेलू किस्से, कहानियों और मौके पौराणिक कथा संसार से जुड़ी हुई हैं। उनकी कहानियों की दुनिया मौलिकता और यथार्थ के निकट है। धारावाहिक की तरह तारतम्यता उनकी कहानियों में पाई जाती है।
अपनी कहानियों में प्रोफेसर राकेश की निर्धनता और निर्धन के प्रति, शोषित और पीड़ित व्यक्तियों के प्रति, नारी की बेबसी, लाचारी और ममता के प्रति, बच्चों की भोली मासूमियत और राजनीति व धर्म में छाए पाखंड, शोषण, अनाचार के प्रति अत्यंत संवेदनशील दिखाई देते हैं। उनकी कहानी जनवादी कहानी है। वे अपनी कहानियों में सामान्य जनता की आवाज़ को उठाते हैं। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और सामंतवादी दृष्टिकोण के प्रति उनके मन में गहरा आक्रोश है। उनकी कहानियाँ किसी एक जाति या धर्म की चिंता न कर संपूर्ण समाज के लोगों की संवेदनाओं को व्यक्त करती है। नारी विमर्श, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को प्रोफेसर सुशील राकेश ने अपनी कहानियों में बड़ी कुशलता के साथ रूपायित किया। आधुनिक युग में इन सभी विषयों में समकालीन जनवादी कहानियों को गहरे रूप से प्रभावित किया है। राकेश जी की कहानियों वेदना और संवेदना की पराकाष्ठा के स्तर को छूती हुई नजर आती हैं। वे अपनी कहानियों में सामाजिक जनवादी मानवीय मूल्यों को बनाए रखने में सफल सिद्ध हुए हैं। अपने आसपास की घटनाओं को उन्होंने कहानी का रूप देकर मानवीय चेतना की जागृत करने का प्रयास किया। प्रोफेसर सुशील राकेश जी का कहानी संसार मंत्रात्मक रूप से भले ही अल्प या कम हो, लेकिन गुणात्मक रूप से वह काफ़ी समृद्ध प्रकार का है। उनकी अभी तक 17 कहानियाँ प्रकाश में आई हैं, जिन्हें उनके समग्र साहित्य के इस कहानी खंड में सम्मिलित किया गया है। सन 2021 ईस्वी में प्रकाशित उनके प्रवासी मजदूर कहानी संग्रह में उनकी 14 कहानियों का प्रकाशन हुआ है। इससे पहले उनकी चुनी हुई कहानियों में सुशील राकेश की सेंट्स कहानियाँ संग्रह में 2013 में पुस्तकाकार प्रकाशित किया जा चुका है। रचना के सृजन काल के हिसाब से प्रोफेसर सुशील राकेश जी की पहली कहानी सजा है। ये आंचलिक परिवेश की कहानी है और परिवेश के अनुरूप कथा के ग्रामीण पात्रों की बोली या भाषा भी आंचलिक प्रकार की है। इस कहानी में कथाकार ने नारी पात्रों को का प्रधानता दी है। कथा की मुख्य पात्र दलपतिया और काकी हैं। गांव के नाई परिवार की सबसे बड़ी मुखिया बड़की माई को सहायक पात्र के रूप में दर्शाया गया है। कहानी में झमुआ, दतई और बच्चा भैया आदि पुरुष पात्रों का सृजन कहानी को गति प्रदान करने के लिए किया गया है। बच्चा भैया गांव का मुखिया है और वह दतई की कुंवारी बेटी दलपतिया का शील हरण कर लेता है, जिसमें वह गर्भवती हो जाती है और लोक लाज के डर से वे कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। गांव वालों की दौड़ धूप और उपचार में उसकी जीवन की रक्षा हो जाती है। गांव में किसी को बच्चा भैया के दोषी होने का पता नहीं चलता। पीड़ित दलपतिया को न्याय दिलाने के लिए गांव में पंचायत बुलाई जाती है, जिसमें गांव का मुखिया बच्चा भैया खुद फैसला करने बैठता है। उसके आगे गांव में पंच दलपतिया के से पेट में पल रहे बच्चे का नाम पूछते हैं, लेकिन दलपतिया चुप रहती है। इससे पंचायत फैसला नहीं कर पाती। बाद में काकी द्वारा बार बार पूछे जाने पर दलपतिया बच्चा भैया का नाम ले लेती है। मेरा पुत्र अपराधी है, यह जानकर काकी के हृदय को आघात पहुंचता है। इधर दलपतिया के पिता को जब अपराधी का नाम पता चलता है तो क्रोध में आग बबूला होकर काकी के युवा पुत्र का खून कर डालता है। खून का ये इल्जाम काकी अपने सिर ले लेती है और जेल जाती है। इस कहानी में सच्चाई और न्याय की ममता मोह पर विजय दिखाई गई है। कथाकार राकेश की प्रवासी मजदूर कहानी कोरोना काल में लिखी गई तथा आर्थिक मजबूरियों से गांव छोड़कर शहर गए मजदूरों की पीड़ा का बयान करती है। कहानी में लॉकडाउन की भयावह स्थिति तथा परिवार नियोजन की अवस्था पर भी गहराई से विचार किया गया है। साथ ही शासन और प्रशासन में छाए भ्रष्टाचार पर भी व्यंग कसा गया है। दुख पर पल भर कहानी में पुत्री के प्रति माँ की ममता और असीम प्रेम भाव को व्यंजित कर किया गया है। कहानी में संजीवनी अपनी विवाहिता और गर्भिणी पुत्री के लिए देसी घी, आटा और सूखे मेवे के लड्डू बनाती है, लेकिन वे लड्डू बेटी के पास पहुंचने से पहले रसोई के चूहों द्वारा बर्बाद कर दिए जाते हैं। ये देखकर संजीवनी को पल भर के लिए अत्यंत दुख होता है और चूहों पर भारी क्रोध आता है। वह उन्हें नन्हे जीवों को शापित मुद्रा में कहती है कि जितना तुम सब चूहे अत्याचार करोगे, मुझसे उतनी ईर्ष्या उत्पन्न होगी, जलन होगी, उतना ही तुम सब पर कहर बरपा होगा। विश्वासघात कहानी नारी के सौंदर्य और आसादी के छिपे छल, धोखा और फरेब भरे विद्रूप चेहरे को लेकर लिखी गई है। इलाहाबाद का रहने वाला रमेश नाम का एक युवक कलकत्ता शहर के रवींद्र सरोवर
नामक पर्यटन स्थल घूमने जाता है। वहाँ रेस्तरां में उसे एक सुंदर युवती मिलती है जो उससे अपनी झूठी कहानी कहकर तथा कर्म और चरित्र की बातें बताकर रमेश को अपने जाल में फंसा लेती है। अपने बदमाश साथियों के जरिए और रमेश को एक सुनसान जगह पर ले जाती है जहाँ रमेश को लूटा जाता है। कहानी में लेखक ने अपनी जन्मभूमि इलाहाबाद के शांत और मनोरम वातावरण को कलकत्ता के रवीन सरोवर से ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है तथा नारी के विश्वासघातपूर्ण चरित्र पर खेद प्रकट किया है। राकेश जी की मैं बड़ी हो गई कहानी नारी के स्वतंत्रता, प्रेम एवं पुरानी रूढ़वादी मान्यताओं के प्रति विद्रोह प्रकट करती है। ये पूरी कहानी पत्र शैली में लिखी गई है। कहानी की नायिका प्रीति पत्र लेखिका आधुनिक ख्यालों वाली लड़की है जो कॉलेज में पढ़ती है। वह इलाहाबाद में रहने वाली अपनी सहेली रोली को स्नेह और उपालंभ भरा पत्र लिखती है। पत्र में वो अपनी माँ की शिकायत करती है जो कि परंपरावादी महिला हैं। उन्हें अपनी बेटी का अकेले बाहर घूमना फिरना, अपरिचितों के विवाह और पार्टी आदि में जाना तथा फैशनेबल कपड़े पहनना तनिक अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए वे प्रीति को बार बार टोकती हैं और डांटती फटकारती भी हैं। अपनी माँ का ये व्यवहार प्रीति को तनिक अच्छा नहीं लगता। वो पत्र में अपनी सहेली रोली को लिखती है कि मम्मी मेरे कपड़े की स्वतंत्रता पर भारी भरकम लेक्चर देकर मेरे विचारों को कुचलने की कोशिश करती हैं। वो स्वतंत्रता का मतलब नहीं समझती। प्रीति विद्रोही विचारों वाली लड़की है। वह अंतर्जातीय विवाह को समाज के लिए बुरा न मानकर उपकारक ही मानती है। वो पत्र में अपनी सहेली को लिखती है, मेरी राय में रोली अंतर्जातीय विवाह ठीक है। पढ़े लिखे के लिए यही होना चाहिए। इससे दो जातियों में संस्कृत प्रेम जागृत होता है। अपनी स्वतंत्रता की चाह को वह इन शब्दों में व्यक्त करती है। मन करता है कि अपने कहीं ऐसी जगह ले चलूँ जहाँ पर धर्म, जाति, रूढ़िवादी परंपराओं का बंधन न हो, सब स्वच्छंद हो, विचारों के आदान प्रदान कर कोई रोक टोक न हो। तभी जान पहचान और स्नेह का संबंध सुदृढ़ होता है। पश्चाताप कहानी एक नौकरी पेशा युवक की है जिसका नाम सोम है। एक दिन शाम को वह दफ्तर से घर की ओर बस में लौट रहा है। बस के नए कंडक्टर को 1 रुपये की जगह किराए 2 रुपये दे देता है। कंडक्टर न तो उसे 1 रुपया लौटाता है और न ही टिकट देता है। कुछ समय बाद रोडवेज के टिकट चेकर अधिकारी बस में चढ़ जाते हैं। उनमें से एक अधिकारी सोम से टिकट के बारे में पूछता है तो सोम बताता है कि मैं कंडक्टर को किराए के पैसे दे दिए हैं, लेकिन उसने मुझे टिकट नहीं दिया। रिक्शा अधिकारी कलेक्टर के लिए लिखता है, ठीक है, अगर वह इस तरह की पैसा खाता है तो अभी मैं उसको सस्पेंड कर देता हूँ। सरकार के पैसे की चोरी करना सबसे बड़ा अपराध है। कुछ भी हो, आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। उस शाम घर आकर सोम को अपनी भूल का पश्चाताप होता है। अंत में निर्णय लेता है कि वह कल बस वालों से पता लगाएगा और कंडक्टर को सस्पेंड होने से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा। कहानी में रोडवेज पे छाए भ्रष्टाचार और लापरवाहियों को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रोफेसर सुशील राकेश की भरोसा कहानी सरकार के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से संबंध रखती है। कहानी में नासिर नाम का एक पुराना ग्रामीण पहलवान अपने परिवार की अर्थ समस्या को दूर करने के लिए अपने गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलना चाहता है। इसके लिए वो अपने शिष्य मिसुर से जिलाधीश को सिफारिश लगवाता है। मिसुर सरकारी डाक बंगले में जमादार है। मिसुर की कोशिश से नासिर को अपने गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति मिल जाती है। नासिर के भरोसे पर मिसुर खरा उतरता है। कहानी में जिलाधीश महोदय ने प्रौढ़ शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एहतियात, कृपया इस बात को गहराई से समझने की चेष्टा करें। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम एक आधारभूत कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम बनाए जाएं जिसमें पारंपरिक, प्रकाशात्मक, साक्षरता, कार्य समूह अधिगम हो। प्रकाशात्मक, साक्षरता और गरीब वर्ग के संगठनों का गठन करना आवश्यक है। स्कूल, अध्यापक, विद्यार्थी, ग्रामीण युवा, सरकारी अधिकारी, शिक्षित महिलाएं कार्य कर सकती हैं। जिलाधिकारी से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नासिर को अपनी पुत्री सतीशा की प्रतिभा के कारण मिल पाती है। जिलाधीश खुद अपने अभिभाषण में प्रौढ़ शिक्षा में महिलाओं की अहमियता पर जोर देते हुए कहते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने के लिए नियुक्त का अनुभव ठीक नहीं रहा है। जो स्वेच्छा से करना चाहें उसे ही अवसर दिया जाए। अगर इसके लिए व्यावसायिक या सामाजिक या शिक्षित महिलाओं को नियुक्त किया जाए तो कार्य सफलतापूर्वक चल सकता है। आगे डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने लिखा कि एहसास कहानी
अनिल नामक छात्र की शैक्षिक असफलता का विवरण देती है। इस कहानी में पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण पाठक कभी कभी मतिभ्रम का शिकार होने लगते हैं। कहानी एक पात्र से दूसरे पात्र पर इस तरह खिसकती जाती है कि पाठक कहानी की मूल धारा से संगत नहीं बिठा पाता। तथापि उसे कथाकार का इतना मंतव्य तो आखिरकार समझ आ ही जाता है कि कथा के मूल पात्र अनिल को अपनी नाकामी का एहसास है और वो कई बार पढ़ाई में असफल होने के बाद भी सफल होने की उम्मीद मन में बांधे हुए है। कथाकार इस कहानी के माध्यम से युवकों में शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता पर बल देता हुआ प्रतीक होता है। राकेश जी की गरीबी कहानी लीला नाम की एक शिक्षित ग्रामीण युवती की बेरोजगारी और गरीबी का दर्द बताती है। लीला के माँ बाप अत्यंत निर्धन हैं। उनके पास न अपना घर है, न खाने के लिए अनाज है और न घर की ज़रूरतों का सामान है। लीला उनकी इकलौती संतान है जो नौकरी पाना चाहती ताकि वह घर को आर्थिक कष्ट से उबार सके। उसके पिता ब्लड प्रेशर के रोगी हैं और माँ दुर्बल है। कहानी में लीला सरकार की दूरदर्शिता, हृदयहीनता और लाल फीताशाही को कोसती है तथा सत्तारूढ़ दल के गरीबी हटाओ नारे को खोखला और निष्प्रभावी बताती है। लीला अलीगढ़ की हिंसक घटनाओं, सांप्रदायिक संघर्षों की स्थिति पर पथराव, हिंसा, धरने, प्रदर्शन तथा सरकारी आदेश से गरीबी की बस्ती को ध्वस्त करने की घटनाओं पर गहराई से सोच विचार करती है। ये सब सोचते ही वह चिंतित होती है। गांव में बाढ़ आने से उसके घर में पानी भर जा गया है, इसलिए और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके पिता की बेहोशी भी उसे दुखी बनाती है। वह नौकरी पाने के अनेक प्रयास करती है लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगती है। अंततः विश्वविद्यालय के सब लाइब्रेरियन पद की नौकरी के साक्षात्कार के लिए उसके पास कॉल लेटर आता है। वो अपने बीमार पिता को असहाय हालत में घर छोड़कर रेलगाड़ी से साक्षात्कार देने शहर जाती है। साक्षात्कार में नौकरी के लिए उसका चयन कर लिया जाता है। नौकरी में चयनित हो जाने की खुशी से वह रास्ते भर अपने घर की सुख समृद्धि, माँ बाप के आरोग्य के विचार से सोचती हुई अपने गांव लौटती है, लेकिन घर आते ही अपने पिता को मरा हुआ पाती है। इस कहानी में लेखक ने निर्धन जनों की मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक दशा को एवं राष्ट्र के वर्तमान हालतों को संयत शब्दों में सहेजने का प्रबल प्रयास किया है। कहानी के कथापात्रों की संख्या भी सीमित तथा कथा उद्देश्य के अनुकूल ही है। तिवारी दद्दा कहानी को लेखक ने संस्मरण शैली में लिखा है। लेखक इलाहाबाद का निवासी है और एक कस्बे के डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। कस्बे में पंडित रामकिशन तिवारी अर्थात तिवारी दद्दा, गोयनका भाई, पहाड़ी शास्त्री और बरनाल आदि निवासियों से उसकी अच्छी जान पहचान है। कहानी गोयनका के घर के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ गोयनका ने अपने बच्चे के मुंडन संस्कार पर प्रीत भोज अर्थात दावत का इंतजाम किया है। वहाँ बातचीत में तिवारी दद्दा देश की राजनीति और साहित्य आदि पर विद्वतापूर्ण बातें कहती हैं। लेखक को ये जानकर अचरज होता है कि तिवारी दद्दा भारतीय संगीत और साहित्य के इतने अच्छे जानकार और श्रेष्ठ आदमी होकर भी शराब को महत्व देते हैं। कहानी में लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी बातें तिवारी दद्दा के मुख से कहलवाई है। यथा आज की सामाजिक व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, आदमी को बहुत कुछ चाहिए। आगे तिवारी दद्दा कहते हैं, समाज को सही रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने त्याग और तपस्या द्वारा समाज के खून पसीने से सींचता रहे। पेन का मानसिक धर्म बंद हो गया है। ये व्यंग्यात्मक लेखक का एक नवीन और अनूठा प्रयोग है। कहानी में वक्ता कवि मुकुंद के बेतुके कथन से नवसिखिए कवियों का अधूरा साहित्य ज्ञान पर लिखित होता है। सुशील राकेश की अपनापन कहानी मिस्टर लक्ष्मीलता सबरवाल नामक एक भारतीय नर्स की सेवा, जीवन, आकांक्षा और दुर्भाग्य का मार्मिक कथा है। वह नर्स अस्पताल में वृद्ध मरीज टंडन सहित सभी मरीजों की बड़े प्यार, समता, ममता और सहानुभूति के साथ सेवा और देखभाल करती है। अस्पताल के मरीजों की सेवा करते हुए उसे 15 वर्ष बीत चुके हैं। उसकी आयु 35 वर्ष को पार कर चुकी है, लेकिन वह अभी अविवाहित है। जब भी मिस्टर टंडन मुझसे शादी के बारे में पूछते हैं तो दुखी और उदास हो जाती है। वृद्ध टंडन जी से वह कहती है कि दादा, आप शादी की बात न छेड़ा करो, मुझे तकलीफ़ होती है। अभी आप नर्सों की दास्तान से अवगत नहीं हैं। वो सेवा करती हैं, दूसरों की जान भी दे सकती हैं, किंतु उन्हें लोग बड़ी घृणा के दृष्टि से देखते हैं। आप समझते नहीं, मैं इस तरह की घृणा से प्रतिदिन गुजरती हूँ।
नर्स की विधवा बूढ़ी माँ की इच्छा से है कि उसकी पुत्री का विवाह हो और नर्स भी विवाह कर अपनी सुखमय गृहस्थी बसा लेना चाहती है। मिस्टर टंडन अस्पताल के डॉक्टर चंदोला से नर्स लक्ष्मीकांत सब्रवाल से शादी करने के लिए राजी कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर से नर्स का विवाह नहीं हो पाता क्योंकि शादी से पूर्व सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। कहानी में अंत तक नर्स को अपने सेवा भाव में या मरीज के प्रति अपनत्व भाव में तत्पर हुआ दर्शाया गया है। मजदूरी कहानी एक कृषक परिवार के जीवन पर आधारित है, जिसमें कुल 4 भी पात्र हैं। पहला का पात्र कलेक्टर नाम का घर मुखिया है, दूसरा पात्र उसकी पत्नी कालू, तीसरा पात्र कलेक्टर का बड़ा बेटा बुद्धू और चौथा पात्र बुद्धू का चाचा रमन है। कलेक्टर की गांव में बहुत मान प्रतिष्ठा थी, लेकिन बच्चा पैदा कर न पाने के सक्षम नहीं था। समाज और लोकलाज के दबाव के कारण वह पुत्र पाने की अभिलाषा करता है और अपने छोटे भाई रमन के जरिए अपनी पत्नी से संतानोत्पत्ति कराना चाहता है। इसके लिए वो अपनी पत्नी कालो को मना लेता है। अपने देवर के संसर्ग से कालो को क्रमशः 3 पुत्र पैदा होते हैं। कालो के बड़े बेटे बुद्धू के ने बचपन में कई बार अपने चाचा रमन को रात के समय अपनी माँ के साथ देखा था। जब वो बड़ा और समझदार हुआ तो उसकी समझ में सारी बातें आने लगी। एक दिन वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाप कौन है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और उसे अपने देवर रमन के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। माँ की बात सुन क्रोधित हुआ बुद्धू रात के समय अपने पिता से सवाल जवाब करके पिता के पास आता है। वह चीख कर इस संबंध में अपने पिता से कुछ पूछना चाहता है, लेकिन कलेक्टर गांव में अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी हत्या कर डालता है और रात में ही पुत्र की लाश संदूक में डालकर अपनी पत्नी के साथ पास में बहती काली नदी की ओर चल पड़ता है। कहानी में दर्शाया गया है कि एक पिता गांव में समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए कितने अनैतिक, कठोर और हिंसक कदम उठा लेता है। साथ ही एक नारी की लाचारी का बयान भी कहानी में किया गया है। राकेश जी की निर्वात संकीर्तन कहानी मानव की ईश्वर भक्ति, वैराग्य भाव, नारी के संयम और धैर्य के रहस्य को प्रकट करती है। कहानी का नायक प्रोफेसर सुशांत है, जो 35 साल बाद अपनी नानी से मिलने चकसौली गांव आता है। कहानी में लेखक ने चकसौली गांव को श्री राधा की जन्मस्थली बताया है, लेकिन सच में मथुरा जिले में बरसाना क्षेत्र का वह गांव राधा जी की अष्ट सखियों में से एक सखी चित्रा का जन्म स्थान है। चित्रा के पिता का नाम चतुर्गोप और माँ का नाम चर्चिता था। राधा की सखी चित्रा चित्रकला में निपुण थी और पशु पक्षियों की भाषा को समझने में दक्ष थी। इस कहानी का नायक प्रोफेसर सुशांत बचपन में अपने माँ बाप के साथ नानी के घर रहा करता था, लेकिन एक दिन सुशांत को घर के पेड़ पर लगे अमरूदों की चोरी करके नानी ने पकड़ लिया और बालक सुशांत को चोर बताकर उसकी माँ को बहुत बुरा भला कहा। सुशांत के पिता को अपने बेटे का चोर कहा जाना सहन नहीं हुआ और अपने परिवार को लेकर शहर चले गए। वहीं सुशांत की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई और वो कॉलेज में प्रोफेसर बना। सुशांत का मामा राम एक दिन ईश्वर प्रेम और वैराग्य हृदय में धारण कर अपना घर छोड़कर चला जाता है और केवल नानी ही उस घर में रह जाती हैं। कई साल बाद सुशांत का सन्यासी मामा राम बरसाने के चिकसौली गांव आकर रहने लगते हैं और एक घर को आश्रम का रूप देकर भगवान का निर्वात संकीर्तन करने लगते हैं। अपनी माँ अर्थात सुशांत की वृद्धा नानी को भी वो अपने पास बुला लेता है। कहानी में बरसाने की राधा संस्कृत की झलक दिखाई देती है और ईश्वर के समक्ष रुदन को सबसे बड़ी पूजा बताया गया है। अपने पुत्र को सन्यासी बनने के बाद नानी अपने कमरे में अपने बेटे की याद में रोती थी। बालक सुशांत जब अपनी नानी से पूछता कि नानी आप कमरा बंद करके क्या करती हैं, तो उसकी नानी जवाब देती थी पूजा करती हूँ। बालक सुशांत पुनः पूछता फिर रोती क्यों है, तो उसकी नानी उत्तर देती मैं इसी तरह पूजा करती हूँ। भगवान के सामने मेरा रोना ही सबसे बड़ी पूजा है। कहानी में ढोंगी बाबाओं के पाखंड और धूर्त पने पर दृष्टिपात करके देश की भूली भाली नारियों को जालसाज साधुओं से सावधान और सचेत रहने का संकेत दिया गया है। कथाकार प्रोफेसर सुशील राकेश जी के प्रवासी मजदूर कहानी संग्रह में अंतिम कहानी दो टूक निवाला उनकी संग्रह की सबसे लंबी कहानी है। ये कहानी लेखक की खुद आप बीती है तथा यह उसके बेरोजगार युवा जीवन के कष्ट और संघर्षों का बयान करती है। लेखक इलाहाबाद शहर का निवासी है, जहाँ उसके माता पिता और भाई बहन रहते हैं तथा जहाँ उसका अपना घर है। लेखक साहित्य प्रेमी है तथा वह कविता, कहानियाँ एवं लेख आदि करता है।
जो यथासंभव विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहते हैं, लेकिन लेखक को न तो उनका उचित पारिश्रमिक मिल पाता है, न वह कभी तक कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाया है। एक दिन दार्जिलिंग के एक स्कूल प्रधानाचार्य के आमंत्रण पर पर्वतीय प्रदेश दार्जिलिंग जाता है तथा प्रधानाचार्य की सेवा करता हुआ उसके घर में रहने लगता है। दार्जिलिंग का खूबसूरत माहौल उसके मन को भा जाता है। लेखक दो टूल निवाले अर्थात रोटी रोजी की तलाश में दार्जिलिंग आ गया। वह जो थोड़े से रुपए पैसे घर ले आया था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अंततः 45 पैसे उसकी जेब में बचते हैं। धनाभाव के कारण वो अपने सिर से के बाल भी कैंची लेकर हाथ से काटने लगता है। सौभाग्य से प्रधानाचार्य 2 महीने के लिए उसे अपने स्कूल में बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए नौकर रख लेते हैं। स्कूल का स्टाफ उसकी कहानियाँ पढ़ना पसंद करता है। दार्जिलिंग में उसे धर्मयुगवादी साहित्यिक पत्रिकाएं तथा कई सरकारी साहित्यिक किताबें पढ़ने को मिल जाती हैं। इससे उसका मन वहीं लग जाता है। जिस स्कूल में वह पढ़ाता है वहाँ से उसने अध्यापन कार्य वेतन नहीं मिल पाता, क्योंकि स्कूल का प्रशासन उसकी नियुक्ति को अवैध मानता है। इस वजह से वह दुखी रहता है और अपने घर से लाए पैसों से ही अपना काम चलाता है। वह हताश होकर सोचता है, आदमी सिर्फ रोटी के लिए जीता है और मैं भी अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को दबाकर रोटी के लिए ही कमाना चाहता हूँ। दार्जिलिंग में लेखक कंचनजंगा पहाड़ी, माल रोड, बाजार, चौरस्ते स्थापित खस भाषा के आदि कवि भानुभक्त आचार्य की प्रतिमा, महाकाल मंदिर, प्रमुख डाकघर तथा हिमाचल हिंदी भवन के दर्शन करके अपना मन बहलाता है। उसके पिता को उसकी फिक्र है, इसलिए वे उसके खर्च के लिए इलाहाबाद से 100 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा भेजते हैं। पिता की इस उदारता पर लेखक को खुद पर क्षोभ होता है। वो सोचता है, मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ, बूढ़े बाप को परेशान कर रहा हूँ। वो छोटे से वेतन में क्या क्या करे। 6 प्राणियों का खर्चा, सबकी आवश्यकताएं, बस सब जीवन को लेकर जूझ रहे हैं। कहानी में कथाकार हिंदी भाषा की समस्याओं को लेकर भी विचार करता है। वह सोचता है कि नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली, पाकिस्तान की भाषा उर्दू, बांग्लादेश की भाषा हिंदी है, बांग्लादेश की भाषा बंगाली है, किंतु हिंदुस्तान की कोई भाषा नहीं है। अपने देश के लोगों ने हिंदी को अवश्य राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है, लेकिन सरकारी तौर पर नहीं। इन छोटे छोटे देशों की तीनों भाषाएं मान्यता प्राप्त सुख की सांस में जीवित हैं। हिंदी की घुटन और मेरी सांसों की घुटन बिल्कुल एक है, जैसे मेरे अंदर की छाई शांति को चीर रही है। दार्जिलिंग के विद्यालय में 2 महीने पढ़कर पढ़ाने के बाद लेखक वापस अपने इलाहाबाद शहर लौटने को उद्यत होता है। कहानी की अंतिम पंक्ति में वह कहता है, 5 दिनों के बाद फिर 2 टूक निवाला के लिए ट्रेन से इलाहाबाद की ओर चल पड़ा हूँ। प्रवासी मजदूर कहानी संग्रह की कहानियों के अलावा राकेश जी ने कुछ कहानियों का भी सृजन किया है। इनमें चिड़िया उड़ चुकी है नामक एक लंबी कहानी और मदद व नाम है जिद्दी नामक 2 छोटी महत्वपूर्ण कहानियाँ भी हैं। चिड़िया उड़ चुकी थी कहानी अंतर्गत जातीय प्रेम संबंध पर विवाह से वास्ता रखती है। राजा नाम का एक युवक तपस्विनी नाम की लड़की से प्रेम करता है। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। राजा एक ब्राह्मण युवक है और तपस्विनी पिछड़ी जात से संबंध रखती है। राजा तपस्विनी से विवाह करना चाहता है। तपस्विनी के माता पिता को इस विवाह से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन राजा के पिता रूढ़िवादी ख्यालों के हैं। वे इस विवाह के लिए राजी नहीं होते। तमन्ना राजा का दोस्त है। वो आर्य समाज में दोनों का विवाह विधिवत रूप से संपन्न करा देता है। विवाह में तपस्विनी के परिवार के सब लोग शामिल होते हैं, लेकिन राजा के पिता इस विवाह में सम्मिलित नहीं होते। विवाह के बाद राजा और तपस्विनी को सरकारी नौकरी मिल जाती है और अपने परिश्रम की कमाई से वे इसके लिए एक सुंदर और सुविधाजनक घर बनाते हैं। अक्सर अपनी नज़र में पगलैटी है तो पगलैटी सही पसंद करता हूँ, मैं इसी से विवाह करूँगा। वो हमारी जात की नहीं हुई तो क्या हुआ। लड़कियाँ जिस लड़के से शादी करती हैं वो उसी जात की हो जाती हैं। आप प्रेम को नहीं जानते, वह प्रेम अंधा होता है। राजा अपनी प्रेयसी तपस्विनी से भी कहता है, प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं होता। वह एक ऐसी अविरल धारा है जो डूब गया सो डूब गया। विश्व के अनेक देशों के साथ भारत वर्ष भी कोरोना वायरस की चपेट में आ जाता है। तपस्विनी कोरोना पॉजिटिव हो जाती है। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर राजा बहुत दुखी हो जाता है। तपस्विनी का पहले घर पर इलाज चलता है, बाद में रोग की गंभीरता में उसे अस्पताल में भर्ती करा जाता है। राजा रक्षा कवच या किट पहनकर
कोरोना रोगी तपस्विनी के आखिर वक्त में उसे मिलने अस्पताल जाता है तथा अपनी किट उतार कर रुग्ण तपस्विनी के साथ बेड पर लेट जाता है। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि तपस्विनी के जीवन का आज अंतिम दिन है। तपस्विनी अपने बेड पर अचेत अवस्था में है। वो उसे लिपट कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। कुछ ही क्षणों पश्चात वह बेड से नीचे उतरकर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कमरे के फर्श पर अचेत होकर धड़ाम से गिर पड़ता है। राजा का दोस्त तमन्ना राजा के पिता को अस्पताल लेकर आता है, लेकिन तमन्ना पाता है कि पिता के हाथ से चिड़िया उड़ चुकी है। मदद नाम कहानी कैंसर रोग के पीड़ित जूझ रही है 14 वर्षीय माँ की बालिका की माँ की मनोव्यथा बतलाने वाली कहानी है। उस माँ की रुग्ण बालिका अस्पताल में भर्ती तथा उसे कैंसर रोग का इलाज चल रहा है। उसके इलाज में माँ के गहने जेवर बिक चुके हैं तथा पति के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ चुका है। सांसद महोदय अस्पताल में आते हैं। कैंसर रोग से पीड़ित बच्ची की माँ उनसे मदद की प्रार्थना करती है, लेकिन सांसद उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और महिला की प्रार्थना को अनसुना कर देता है। कहानी में देश के नेताओं या जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता के दर्शन होते हैं। लेखक इस कथाकृति के माध्यम से बताना चाहता है कि देश की जनता मदद की जिन आशाओं से जनप्रतिनिधियों को चुनती है, वे बाद में जनता की उम्मीद पर खरे साबित नहीं होते। कैंसर जैसे खतरनाक रोग छोटी उम्र के बच्चों को भी अपना शिकार बना लेते हैं तथा अर्थाभाव के कारण उन बच्चों के माता पिता को कितने कष्ट, चिंता, पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ता है। इस कटु सत्य को कहानी में उजागर करने का प्रयास किया गया है। नाम है जिद्दी। कहानी प्रोफेसर राकेश के समग्र साहित्य के कहानी संग्रह की अंतिम कहानी है। यह कहानी रामनगरिया के करीब चौराहे पर घटी एक अप्रत्याशित घटना पर आधारित है। मौनी अमावस्या के दिन पीयूष नाम का एक युवक अपनी मोटरसाइकिल पर अपने मित्र को बिठाकर उसे गंगा तट पर रामनगरिया स्थान पर ले जाने वाले मेले में घुमाने के लिए जाता है। इस मेले का आयोजन रामनगरिया में गंगा के किनारे हर साल किया जाता है। जब ये दोनों मित्र मेला देखकर अपने निवास की ओर लौटते हैं तो पास ही भीड़ भाड़ वाली सड़क पर शराब के नशे में एक टेम्पो चालक 14 वर्ष के एक साइकिल सवार बालक को टक्कर मार देता है। इससे बच्चे की साइकिल का पहिया टूट जाता है और बच्चे के चेहरे पर भी चोट आती है। बच्चा शोर न मचाए, इसलिए टेम्पो चालक बच्चे को गालियां देकर बच्चे को ही घटना दोषी ठहराता है तथा बच्चे को 20 रुपये देकर बहलाना चाहता है। जब पीयूष ये दृश्य देखता है तो उसे टेम्पो वाले पर गुस्सा आता है। वो बच्चे को न्याय दिलाने के लिए टेम्पो चालक को थप्पड़ मारता है और उसे 20 रुपये के बजाय 200 रुपये बच्चे को देने के लिए कहता है ताकि बच्चा अपनी साइकिल के पहिए को मरम्मत करा सके। लेकिन टेम्पो चालक 200 रुपये देने से साफ मना कर देता है। अंततः पीयूष का दोस्त टेम्पो वाले का मोबाइल छीन लेता है और आसपास उन लोगों के बीच 200 रुपये मोबाइल छीन नीलाम कर देता है। मोबाइल की नीलामी से प्राप्त 200 रुपये को दोनों मित्र उस किशोर बालक के दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कहानी में दोनों दोस्तों द्वारा नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते हुए वीडियो बनाना और सेल्फी खींचना आधुनिक मोबाइल युग का सूचक है। इस तरह प्रोफेसर सुशील राकेश की कहानियों को हम नए युग की परंपरा और विचारों का बोध पाते हैं। उनकी भाषा कसी हुई, सटीक एवं सहज बोधगम्य है। भाषा में कहीं भी अस्पष्टता और दूरता के दर्शन नहीं होते। जहाँ तक कहानी के संवादों का सवाल है, कहानीकार ने उन्हें अनावश्यक रूप से लंबा खींचने का प्रयास नहीं किया है। जितने शब्दों से कथक के पात्रों का मंतव्य अथवा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, उतने ही शब्दों का उपयोग कथाकार द्वारा किया गया है। राकेश जी की कहानियों की भाषा एवं संवाद योजना कुल मिलाकर आकर्षक बन गई है। कथा लेखक ने अपनी कहानियों में सामाजिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रियाओं को कुशलता से चित्रण किया है। कई जगह से वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करते हुए नजर आते हैं। अपनी कहानियों में सुशील राकेश ने वर्तमान काल के प्रश्नों पर बड़ी गहराई के साथ दृष्टिपात किया है। केवल यही नहीं, उन्होंने अपनी कथा कृतियों के माध्यम से आज की मानवीय समस्याओं को हल करने का भ्रामक, अर्थक और सार्थक प्रयत्न किया है। राकेश जी की कहानियों में विषय की सरलता और संबंधों की पवित्रता देखने को मिलती है। इस दृश्य वे नई कहानी के अनेक फ्राइडबाजी सर्जकों से अलग खड़े दिखाई देते हैं। वे कल्पना
और अतिशयोक्ति के भ्रमजाल में पाठकों के मन को भटकाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके सम्मुख उलझाव और भटकाव भरी जिंदगी का उचित समाधान प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने कथा शिल्प में समकालीन जीवन का यथार्थ बिंब प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है और उनके समग्र साहित्य का ये कहानी खंड हिंदी प्रेमी पाठकों के लिए उपयोगी मार्ग प्रदर्शक एवं उत्साहवर्धक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विमल प्रयास है। डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा, शील साहित्य सदन, बजरिया रोड, कुबेदान साहब का भाड़ा, कायस्थपाड़ा, धौलपुर, राजस्थान।